Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप थ्योरम के बारे में कि ये कैप थ्योरम होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हमें इसकी क्या नीड होती है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैप थ्योरम को. सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज माई स्क्रीन सो दैट यू विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन वेल. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को डिस्कस किया था. हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होता क्या है. तो हमने उसमें देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं. तो यदि हमारा एक एप्लीकेशन सर्वर फेल भी हो जाता है तो हम यूज़र की रिक्वेस्ट को दूसरे ऐप सर्वर पे राउट कर देते हैं. और हमने देखा था कि यदि हमारे एप्लीकेशन में, हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाते हैं तो हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को डिफरेंट ऐप सर्वर्स में राउट कर देते हैं और ऐसे हम सर्वर पे से लोड को कम कर देते हैं. तो हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हमारे पास मल्टीपल ऐप सर्वर्स होते हैं. दूसरा, हमारे पास डेटाबेस को स्केल करने के लिए भी हम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं. तो मास्टर स्लेव में हमारे पास एक मास्टर नोड होता है और फिर हमारे पास ऐसे मल्टीपल स्लेव नोड्स होते हैं. अब जो हमारा राइट ऑपरेशन होगा वो हमेशा हम मास्टर में करते हैं और स्लेव नोड में हम हमारे रीड ऑपरेशन करते हैं. तो स्लेव नोड को हम रीड ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. और ये जो नोड्स होते हैं ये आपस में डेटा को रेप्लिकेट करते हैं. तो सारे डेटाबेस में सेम डेटा हमें देखने को मिलता है. तो अब ये जो कैप थ्योरम होती है, बेसिकली कैप थ्योरम में जो कैप होता है, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस, तो इट्स अ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. तो कैप का फुल फॉर्म होता है, कैप बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है किसका? कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस. तो ये होता है हमारे कैप का फुल फॉर्म. अब एक एक करके देखते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है और पार्टीशन टॉलरेंस क्या होता है. तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट्स से ये हमारा एक ऐप सर्वर है और यहाँ हमारे पास डेटाबेस के दो नोड्स हैं, बी एंड सी. तो ये हमारे डेटाबेस के दो नोड्स हैं. ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, ये डीबी नोड्स हैं. लेट्स से कि कोई यूज़र आता है और उसे एक वेरिएबल की वैल्यू, लेट्स से a इक्वल टू 10 से a इक्वल टू 5 करना है. राइट. ये हमारी प्रीवियस वैल्यू थी. अब जो न्यू वैल्यू होगी वो a इक्वल टू 5 होगी. अब यहाँ पे a की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पे भी a की वैल्यू इनिशियली 10 होगी. अब लेट्स से कि ये यूज़र आता है तो ये एप्लीकेशन सर्वर के पास आएगा और ये यूज़र बोलेगा कि मुझे a की वैल्यू को 5 करना है. तो ये एप्लीकेशन सर्वर इस चेंज को लेट्स से इस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर देता है और अब यहाँ a की वैल्यू 5 हो जाती है. तो अब कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि ये हमारे मल्टीपल नोड्स हैं, मल्टीपल डीबी नोड्स हैं. तो ये आपस में डेटा को रेप्लिकेट करते हैं. तो यहाँ पे यदि हम a की वैल्यू 10 से 5 करेंगे तो इस चेंज को हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे. तो अब यहाँ पे भी a की वैल्यू 5 हो जाएगी. तो बेसिकली हर डीबी नोड में वैल्यू जो होगी या डेटा जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, सेम होगा. तो अब चाहे हम इस a की वैल्यू को यहाँ b नोड से रीड करें या c नोड से रीड करें, वैल्यू हमेशा 5 आएगी. सो दिस इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी. अब जो कैप में हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है अवेलेबिलिटी. तो अब अवेलेबिलिटी को भी सेम एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से कि हमारा एक एप्लीकेशन सर्वर है A और यहाँ हमारे पास दो डेटाबेस नोड्स हैं B एंड C. तो अब अवेलेबिलिटी क्या बोलता है कि ऑल नोड्स शुड एटलीस्ट रिस्पॉन्ड. मतलब ये जो हमारे डेटाबेस नोड्स हैं इनको एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करना ही चाहिए. भले ये सक्सेस रिस्पॉन्ड करें या फेलियर रिस्पॉन्ड करें, दैट डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट दे शुड रिस्पॉन्ड. तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे ये दोनों डेटाबेस नोड्स बी एंड सी नॉन एरर रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, नॉन एरर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों डेटाबेस नोड्स बोथ आर
अवेलेबल। सो दिस इज़ अबाउट अवेलेबिलिटी। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है पार्टीशन टॉलरेंस। तो अब पार्टीशन टॉलरेंस को भी हम सेम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से कि हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, यहाँ हमारे पास डेटाबेस नोड्स हैं बी एंड सी। अब लेट्स से कि किसी वजह से इन दोनों डेटाबेस नोड्स के बीच में ब्रेक आ गया, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि ये डेटाबेस नोड्स आपस में डेटा को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट। लेट्स से यहाँ कोई चेंज हो रहा था, a = 10 था। अब यहाँ पे यूज़र आया एंड ही चेंज्ड द वैल्यू ऑफ a, और इसने a की वैल्यू को 5 कर दिया। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेकेज की वजह से ये b नोड इस चेंज को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा इस c नोड पे। तो ये होता है, इसे कहते हैं हम पार्टीशन, कि यहाँ पे पार्टीशन हो गया, कम्युनिकेशन ब्रेकेज हो गया। और अब इस कम्युनिकेशन ब्रेकेज की वजह से हम डेटा को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो भले ही अब दोनों नोड्स के बीच में, दोनों डेटाबेस नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भले ही डेटाबेस नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकेज आ जाता है, नेटवर्क ब्रेकेज आ जाता है, बट स्टिल हमारा सिस्टम डाउन नहीं होगा, हमारा नोड डाउन नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं पार्टीशन टॉलरेंस, कि भले ही नेटवर्क का ब्रेक हो गया, नेटवर्क ब्रेक हो गया, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया डिफरेंट नोड्स के बीच में, बट स्टिल दे आर अप एंड रिस्पॉन्डिंग। तो चाहे हम इस नोड बी के पास जाएं या इस नोड सी के पास जाएं, दोनों ही रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट मीन्स बोथ आर अप एंड दे आर नॉट डाउन। तो ये होता है हमारा पार्टीशन टॉलरेंस, की पार्टीशन होने के बाद भी, कम्युनिकेशन ब्रेकेज के बाद भी हमारे दोनों ही नोड्स अप हैं एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग। सो दिस इज़ अबाउट पार्टीशन टॉलरेंस। अब हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ देख ली हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की। हमने कंसिस्टेंसी को भी देख लिया, अवेलेबिलिटी को भी देख लिया, पार्टीशन टॉलरेंस को भी देख लिया। तो अब समझते हैं कि कैप थ्योरम क्या कहता है। तो कैप थ्योरम ये बोलता है कि वी जस्ट कैन नॉट हैव ऑल थ्री टुगेदर। मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम तीनों एक साथ नहीं रख सकते। दैट मीन्स कि या तो हम CA रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी पार्टीशन टॉलरेंस रख सकते हैं, अवेलेबिलिटी पार्टीशन टॉलरेंस रख सकते हैं। वी जस्ट कैन नॉट हैव ऑल थ्री टुगेदर। मतलब कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि क्यों हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, CAP को, क्यों तीनों एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। सो इसे भी एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेम एग्ज़ाम्पल, लेट्स से कि ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस नोड्स हैं B एंड C। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं तीनों को एक साथ रखने का। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी को मैनेज करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है a = 10 और इसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है, और हम इसकी वैल्यू को a = 5 करेंगे। तो इनिशियली दोनों DB नोड्स में a की वैल्यू 10 होगी, राइट, a की वैल्यू 10 होगी। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि दोनों DB नोड्स डेटा रेप्लिकेट करेंगे और दोनों DB नोड्स में डेटा सेम होगा, डेटा कंसिस्टेंट होगा। तो अब लेट्स से ये एप्लीकेशन सर्वर आता है और इस a की वैल्यू को 10 से 5 कर देता है। तो अब यहाँ पे हमारे a की वैल्यू हो गई 5। अब ये डेटाबेस नोड क्या करेगा, इस डेटा को रेप्लिकेट कर देगा, इस डेटा को रेप्लिकेट कर देगा इस C नोड पे। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो हमने कंसिस्टेंसी को अचीव कर लिया। अब देखते हैं हम अवेलेबिलिटी। तो अब अवेलेबिलिटी क्या बोलता है कि दोनों ही नोड्स, बोथ DB नोड्स शुड एटलीस्ट रिस्पॉन्ड, चाहे वो सक्सेस रिस्पॉन्ड करें या फेलियर रिस्पॉन्ड करें, बस उनका रिस्पॉन्स एरर फ्री होना चाहिए एंड दे शुड एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। तो ये भी यहाँ पे लेट्स से हमारा नोड B भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और नोड C भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे अवेलेबिलिटी को भी अचीव कर लिया, अब देखते हैं हम पार्टीशन टॉलरेंस, कि हम पार्टीशन टॉलरेंस को अचीव कर सकते हैं या नहीं। तो अब पार्टीशन टॉलरेंस क्या बोलता है कि यदि इनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकेज भी हो जाता है, तब भी दोनों
दोनों ही नोड्स अप रहने चाहिए और हमारा सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। मतलब हम सिस्टम को डाउन नहीं करेंगे, हम सिस्टम को डाउन नहीं करेंगे, सिस्टम हमारा अप रहेगा, दोनों नोड्स हमारे अप रहेंगे और हम सिस्टम को यहाँ पे डाउन नहीं करेंगे, हमारा सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हमारे पार्टीशन टॉलरेंस में। तो अब यदि हम पार्टीशन टॉलरेंस को इंक्लूड करते हैं, लेट्स से हमने पार्टीशन टॉलरेंस को इंक्लूड किया, तो क्या अब हम कंसिस्टेंसी को अचीव कर पाएंगे? पार्टीशन टॉलरेंस में बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे हमारा पार्टीशन हो गया, कम्युनिकेशन ब्रेकेज हो गया बी और सी के बीच में। तो यदि अब हम पार्टीशन टॉलरेंस को इंक्लूड करते हैं तो अब हमारी कंसिस्टेंसी चली जाएगी। कैसे, वो हम देखते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे पार्टीशन हुआ, अब यहाँ पे हमें सेम ए की वैल्यू को 10 से 5 करना था। तो यहाँ पे हमने इस बी नोड में वैल्यू को चेंज कर दिया, पर अब यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेकेज है, नेटवर्क ब्रेकेज है, तो अब ये बी नोड इस चेंज को इस सी नोड पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 ही रहेगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 5, यहाँ पे है ए की वैल्यू 10। दैट मीन्स अब यहाँ हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंट हो गया। तो यदि हम पार्टीशन टॉलरेंस को इंक्लूड करते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा कि जो हम कैप को अचीव कर रहे थे तो हमने सी और ए को अचीव कर लिया था, लेकिन जैसे ही हम पी को अचीव करने गए हमें कंसिस्टेंसी को ड्रॉप करना पड़ा। दैट मीन्स यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस को अचीव कर सकते हैं एक साथ। तो यस, ए एंड पी इज़ पॉसिबल। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। तो ये हमारा था एप्लीकेशन सर्वर, ये था हमारा डेटाबेस नोड बी एंड सी, और यहाँ पे इनिशियली ए की वैल्यू थी 10। सिमिलरली यहाँ पे भी ए की वैल्यू थी 10। अब हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर आता है और यहाँ पे ए की वैल्यू को 5 कर देता है, ये राइट ऑपरेशन करता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाती है 5। यहाँ पे आ गया था हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकेज, इसकी वजह से ये बी इस सी पे डेटा को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू स्टिल 10 ही है और यहाँ पे ए की वैल्यू है 5। तो डेटा इनकन्सिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन स्टिल ये ए बी को भी क्वेरी कर पा रहा है, ये ए सी को भी क्वेरी कर पा रहा है, और वो क्वेरी कर रहा है तो बी इज़ रिस्पॉन्डिंग, सी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। दैट मीन्स दे बोथ आर अवेलेबल एंड दे बोथ आर अप। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे दोनों नोड्स अवेलेबल भी हैं और हमारा सिस्टम पार्टीशन टॉलरेंट भी है। तो ठीक है, हमने AP को अचीव कर लिया। अब लेट्स से कि हम हमारे सिस्टम में कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। लेट्स से कि हमारा कोई बुकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन है जहाँ हम बुकिंग परफॉर्म कराते हैं, तो वहाँ हम कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं करना। तो अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यदि हम कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो लेट्स से कि यहाँ हमारा एक एप्लीकेशन सर्वर है, ये हमारे DB नोड्स हैं और इन DB नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकेज है। बेसिकली यहाँ इनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, तो अब ये एक दूसरे को डेटा रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। अब लेट्स से ये एप्लीकेशन सर्वर आता है और इस ए की वैल्यू को 10 से 5 कर देता है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ए की, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10 से 5, यहाँ पे वैल्यू थी स्टिल 10। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, हम कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यदि हम कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं करेंगे तो हमें अवेलेबिलिटी को ड्रॉप करना पड़ेगा। कैसे कि यदि हम इस नोड को ड्रॉप कर दें, इस नोड को डाउन कर दें, तो अब हमारे पास केवल एक सिंगल नोड अवेलेबल है जहां हमने ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए की वैल्यू को 10 से 5 किया। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट राइट या रीसेंट राइट प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब क्योंकि हमारे पास एक सिंगल नोड है इसलिए हमारा यहाँ डेटा कंसिस्टेंट होगा। तो यदि हम कंसिस्टेंसी को अचीव करते हैं या कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं करते तो हमें अवेलेबिलिटी को ड्रॉप करना पड़ता है। तो यस, यहाँ हमारा CP भी पॉसिबल है। तो कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस भी यहाँ पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी और सिस्टम को अप रखने के लिए अवेलेबिलिटी को ड्रॉप कर दिया। मतलब यहाँ पे हमारे सारे नोड्स अप नहीं रहेंगे, केवल हमारा एक नोड अप रहेगा और बाकी सारे नोड्स हम डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस को अचीव करने के लिए, सिस्टम को अप रखने के लिए हमने अवेलेबिलिटी को ड्रॉप कर दिया।
तो हमने देखा कि यस CP इज़ पॉसिबल, हमने देखा AP इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब जो हमारा लास्ट रह गया है वो है CA, विच इज़ कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। तो इसे भी सेम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ये है हमारा एप्लीकेशन सर्वर, ये है हमारे DB नोड्स B एंड C। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए और अवेलेबिलिटी भी चाहिए, मतलब दोनों नोड्स, दोनों DB नोड्स में सेम वैल्यू हो। लेट्स से A की वैल्यू यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, तो हमें कंसिस्टेंसी भी अचीव करना है और यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी भी अचीव करना है कि दोनों नोड्स हमारे अवेलेबल भी हों। तो यदि अब यहाँ पे हमारा पार्टीशन हो जाता है, दोनों नोड्स के बीच में पार्टीशन हो जाता है, तो अब ये दोनों नोड्स डेटा रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में हम कंसिस्टेंसी लूज कर देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हमें पार्टीशन टॉलरेंस को ड्रॉप करना पड़ेगा। पार्टीशन टॉलरेंस को ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें सिस्टम को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिस्टम को डाउन करेंगे तो यहाँ पे फिर हम क्वेरी नहीं कर पाएंगे। ये हमारा A B को क्वेरी नहीं कर पाएगा और C को क्वेरी नहीं कर पाएगा। तो यदि हम हमारे सिस्टम को डाउन कर देते हैं, हमारा सिस्टम अप नहीं रहेगा, तो ये A कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे जब ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो ही हम कंसिस्टेंसी को मैनेज रख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे A की वैल्यू 5 ही रहेगी, यहाँ पे भी A की वैल्यू 5 ही रहेगी, तो यहाँ हम कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकते हैं। तो ये देखा था हमने CA। तो बेसिकली CA को अचीव करने के लिए हमें हमारे सिस्टम को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ रहा है। तो कम्युनिकेशन ब्रेकेज पे सिस्टम को रोक देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे हम पार्टीशन को हम कभी भी ड्रॉप नहीं करेंगे, पार्टीशन टॉलरेंस को हम कभी भी ड्रॉप नहीं करेंगे। सो इन रियल वर्ल्ड नेवर ट्रेड ऑफ ऑन पार्टीशन टॉलरेंस। तो हम पार्टीशन टॉलरेंस को कभी ड्रॉप नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि या तो हम AP को अचीव कर सकते हैं, या तो हम हमारे सिस्टम में AP को रख सकते हैं या CP को रख सकते हैं। CA का मतलब हमारे पास ये हो गया कि हमारा जो सिस्टम है अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में रन नहीं हो रहा है, और ये CA तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक सिंगल नोड हो, सिंगल DB नोड हो। तो ये हमारा CA तभी पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल नोड होगा तो हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी को भी अचीव कर लेंगे और यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी को भी अचीव कर लेंगे। तो CA का मतलब है कि हमारे सिस्टम को, हमारा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में रन नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पास एक सिंगल DB इंस्टेंस है। तो यहाँ पे हम केवल एक सिंगल नोड को अलाइव रखेंगे, सिंगल नोड को अप रखेंगे और बाकी के सारे नोड हमारे डाउन रहेंगे, तभी हम CA को अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कैप थ्योरम। तो कैप थ्योरम हमें बताता है कि या तो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में CP हो सकता है, AP हो सकता है या CA हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। सो दिस इज़ अबाउट कैप थ्योरम। अब हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें कब यूज़ करना है। तो इसे समझते हैं हम बुक माई शो सिस्टम के एग्जाम्पल से। हालांकि मैंने बुक माई शो सिस्टम पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि बुक माई शो सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हम कंकरेंट बुकिंग्स को मैनेज करते हैं, सो इफ़ यू वांट टू लर्न प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कैप थ्योरम पे कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे बुक माई शो सिस्टम की कुछ डिफरेंट सर्विसेज हैं। बुकिंग सर्विस है, सर्च सर्विस है, रिकमेंडेशन सर्विस है। ये बुकिंग सर्विस रिस्पॉन्सिबल है बुकिंग को मैनेज करने के लिए, कंकरेंट बुकिंग्स को मैनेज करने के लिए। ये सर्च सर्विस के थ्रू हम डिफरेंट थिएटर्स और डिफरेंट मूवीज़ को सर्च कर सकते हैं, और ये रिकमेंडेशन सर्विस हमें होम पेज पे मूवीज़ रिकमेंड करती है। तो अब जो हमारी बुकिंग सर्विस होगी, यहाँ हमें कंकरेंट बुकिंग्स को मैनेज करना है, राइट। तो यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं कर सकते, यहाँ हम कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो यस, यहाँ पे हमें CP लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम बुकिंग सर्विस के लिए कंसिस्टेंसी को यूज़ करेंगे। सर्च सर्विस और रिकमेंडेशन सर्विस हमारी यूज़र फेसिंग सर्विसेज होती हैं, राइट। यूज़र विल इंटरेक्ट विद दीज सर्विसेज फर्स्ट। तो इन सर्विसेज को हम हाईली अवेलेबल बनाएंगे, तो यहाँ हम AP का यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। हम कैप को, CAP को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कुछ सर्विसेज को हम कंसिस्टेंट बना देंगे, उसमें हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, और कुछ सर्विसेज में हम अवेलेबिलिटी रखेंगे। सो
Yes, this is how we distribute desirable properties of distributed systems to different services. And I guess this is all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye, show some love, thanks.